नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार आज केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कर्नाटक के शीर्ष कांग्रेस नेता चलो दिल्ली आह्वान के तहत दिल्ली पहुंच गए हैं। दरअसल राज्य की कांग्रेस सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार की नाइंसाफी और भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण साल 2017-18 के बाद से अब तक कर्नाटक सरकार को 1.87 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। कर्नाटक सरकार का आरोप है कि उन्हें कोविड-19 से उपजे संकट के दौरान भी उचित राहत नहीं मिली। डीके शिवकुमार के मुताबिक भारी बारिश के दौरान प्रभावित हुए किसानों की मदद के लिए भी राज्य सरकार को अनुदान नहीं मिला। इसके अलावा भद्रा मेल दांडे परियोजना के लिए 5300 करोड़ रुपए भी नहीं दिए गए, जिसके चलते कर्नाटक सरकार आज 7 फरवरी सुबह 11 बजे से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू करेगी। इसके अलावा पार्टी ने #मेरा टैक्स मेरा अधिकार का नारा देकर सोशल मीडिया पर भी इस प्रदर्शन को धार देने का प्रयास किया है। उत्तराखंड विधानसभा में कल मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया जा चुका है। विधेयक में बेटा और बेटी को संपत्ति में समान अधिकार देने और लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होने वाली संतान को भी संपत्ति का हकदार माना जाएगा, इस तरह के कई प्रावधान किए गए हैं। बता दें कि एसटी समुदाय पर यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा। वहीं अब धामी सरकार के 202 पन्नों के इस विधेयक पर चर्चा के बाद आज बुधवार को इसके पारित होने की संभावना है, जहां सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस बिल का स्वागत किया है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और एक अन्य विपक्षी सदस्य ने इसे पुनर्विचार के लिए प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग उठाई। हालांकि विधानसभा में भाजपा को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। उसके 47 सदस्यों के अलावा कुछ निर्दलीय विधायकों का भी उसे समर्थन प्राप्त है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित कराए जाने की पूरी संभावना है। उत्तराखंड विधानसभा में पेश किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब एसटी को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जा सकता है, तो फिर मुस्लिम समुदाय को छूट क्यों नहीं मिल सकती। विधेयक में अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई। संगठन प्रमुख ने पूछा कि अगर संविधान के एक अनुच्छेद के तहत एसटी को इस कानून से अलग रखा जा सकता है, तो हमें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक आज़ादी क्यों नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देकर धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। अरशद मदनी ने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय को ऐसा कोई कानून स्वीकार्य नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो। सच तो ये है कि किसी भी धर्म को मानने वाला अपने धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी कानूनी टीम विधेयक के कानूनी पहलुओं की समीक्षा करेगी, जिसके बाद कानूनी कदम पर फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। हरक सिंह के दिल्ली के 2 ठिकानों समेत 17 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने फॉरेस्ट लैंड घोटाले के तहत ये कार्रवाई की है। बता दें कि इससे पहले यानी पिछले साल अगस्त में भी उत्तराखंड विजिलेंस विभाग ने हरक सिंह रावत के खिलाफ कार्रवाई की थी। भारत ने अपने नागरिकों के लिए म्यांमार के रखाइन प्रांत की यात्रा न करने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा स्थिति के बिगड़ने, लैंडलाइन सहित अन्य संचार सेवाओं के बाधित होने, बुनियादी सामान की भारी कमी के कारण सभी भारतीयों को ये सलाह दी जाती है कि वे म्यांमार के रखाइन प्रांत ना जाएं, और जो भारतीय पहले से ही रखाइन प्रांत में मौजूद हैं, उन्हें फौरन ये इलाका खाली कर देना चाहिए। गौरतलब है कि रखाइन प्रांत में साल 2016 से ही हिंसा जारी है। हालांकि हालिया दिनों में यहाँ म्यांमार की सैन्य सत्ता और विद्रोही गुट अराकन आर्मी के बीच संघर्ष और तेज हुआ है। केंद्र सरकार ने म्यांमार से सटी 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ाबंदी करवाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि इससे सीमा पर बेहतर सर्वेलांस, पेट्रोलिंग और ट्रैकिंग की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सीमा की कुल लंबाई में से मणिपुर के मोहरे में 10 किलोमीटर लंबी बाड़ाबंदी पहले ही की जा चुकी है। इसके अलावा हाइब्रिड सर्वेलांस सिस्टम के जरिए बाड़ाबंदी के 2 पायलट प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में 1 किलोमीटर लंबी सीमा को इसके तहत बाड़ाबंद किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मणिपुर में करीब 20 किलोमीटर लंबी बाड़ाबंदी को भी मंजूरी दे दी गई है और इस पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।
बता दें कि बाड़ाबंदी का यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब बीते 9 महीनों से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है और मणिपुर की करीब 400 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार से लगती है। एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह के मामले में शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। दरअसल चुनाव आयोग ने कल मंगलवार को अजीत पवार गुट के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं अब चुनाव आयोग के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्होंने जो शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ किया। इस पार्टी का संस्थापक सदस्य एवं संस्थापक नेता एक ही व्यक्ति रहे हैं और वह शरद पवार हैं। माहौल कुछ और है, देश में अदृश्य शक्ति है जो यह सब कर रही है। सुप्रिया ने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं इस फैसले से बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। एक व्यक्ति जिस पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, आज वह बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। यह संविधान की अनुसूची 10 की भावना के खिलाफ है। इसके अलावा एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा कि चुनाव आयोग का दबाव में लिया गया ये फैसला लोकतंत्र की हत्या है। वहीं आदित्य ठाकरे ने फैसले का कटाक्ष करते हुए कहा कि ईसी का अर्थ अब इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड यानी पूर्ण समझौता हो चुका है। चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हुए अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि कल इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दी जाए, लेकिन इसमें हमें कुछ नहीं कहना। हम चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हैं। चुनाव आयोग का फैसला साबित करता है कि पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता और चुने हुए प्रतिनिधि अजीत पवार के साथ हैं। वहीं बीजेपी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि एनसीपी पर चुनाव आयोग का फैसला निष्पक्ष और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग आमतौर पर तय करता है कि किस राजनीतिक समूह के पास बहुमत है और किस खेमे के पास निर्वाचित प्रतिनिधियों का समर्थन है। ईसी अपने फैसले के समर्थन में अतीत के कई फैसलों का हवाला भी देता है, इसलिए आयोग को निशाना बनाना अनुचित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 150 किलोमीटर दूर हरदा शहर कल मंगलवार सुबह 10 बजे एक भीषण आग की चपेट में आ गया। इलाके की एक पटाखे फैक्ट्री में लगी आग और उसके बाद उसमें हुए विस्फोट की वजह से 5 किलोमीटर तक के इलाके में घर मकानों को क्षति हुई। खबरों के मुताबिक विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई और 174 घायल हो गए। वहीं पटाखा फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल को रायगढ़ के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि अभी भी फैक्ट्री में बारूद का काफी स्टॉक है। फिलहाल फैक्ट्री में लगी आग बुझा दी गई है और दुर्घटना स्थल से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नर्मदापुरम के कमिश्नर पवन शर्मा ने बताया कि घटनास्थल से अब तक 175 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 34 लोगों को इलाज के लिए भोपाल भेजा गया और 140 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। खबरों के मुताबिक मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। हरदा शहर में हुए विस्फोट के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वरिष्ठ मंत्री उदय प्रताप सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव अजीत केसरी और डीजी अरविंद कुमार को हेलीकॉप्टर से तुरंत हरदा पहुंचने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया और कहा है कि वो घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस हादसे की पूरी निष्पक्षता से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि विस्फोट के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हादसे की वजहों की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम का गठन किया है। साल 2018 से 2022 के बीच यानी पिछले 5 सालों में देश में राष्ट्रद्रोह और देश के खिलाफ अपराध से जुड़े 701 केस दर्ज किए गए और इसी अवधि के दौरान आतंकवाद रोधी कानून यानी यूएपीए के तहत 5023 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये जानकारी कल मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय द्वारा लोकसभा में दी गई। उन्होंने बताया कि समय अवधि में राष्ट्रद्रोह के केस में 788 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनमें से 500 के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। हालांकि 131 लोगों को बरी भी कर दिया गया। वहीं यूएपीए के तहत 8,947 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 6,503 लोगों का नाम चार्जशीट में आया। वहीं इसमें बरी किए गए लोगों की संख्या 550 है। अमेरिका की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। कल मंगलवार को अदालत ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के पास राष्ट्रपति को मिलने वाली इम्यूनिटी यानी सुरक्षा नहीं है और उन पर पिछले राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने के आरोपों को लेकर मुकदमा चलाया जा सकता है।
दरअसल ट्रंप ने ये दावा किया था कि उन्हें आपराधिक केस से छूट है, क्योंकि जो आरोप उन पर लगे हैं वे उस समय के हैं जब वह राष्ट्रपति पद पर थे। हालांकि वॉशिंगटन डीसी की अदालत ने ट्रंप के इस दावे को ध्वस्त कर दिया है। कल मंगलवार को जारी अदालत के इस फैसले को ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वे अपने ऊपर दर्ज कई मुकदमों में सालों से राष्ट्रपति को मिलने वाली छूट की दलीलें देते रहे हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। बता दें कि भारत ने लगातार छठे मैच में जीत हासिल की और भारत 9वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। इससे पहले भारत 5 बार चैंपियन बना और 3 बार उसे फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। वह फाइनल मैच 11 फरवरी को खेला जाएगा, जिसमें भारतीय टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान से हो सकता है। स्टॉक मार्केट आज बुधवार 7 फरवरी को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 110 अंक उछलकर 22,000 के पास कारोबार कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 350 अंक ऊपर 72,500 के पास आ गया है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स 454 अंक ऊपर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 46,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।